बुला करके, क्यों नहीं प्रसून जी से 2 घंटे तक आपने उस पर ले लिया व्याख्यान? क्या बचा रह गया हम जैसे लोगों को? और हम जैसे लोगों की सबसे बड़ी विपदा यही होती है कि जब 2-4 अच्छे वक्ता पहले ही बोल के चले जाए, विषय नहीं रहता। किस विषय पर बोलूं? मुझे तो सबसे अधिक चिंता है कि हमारे अगर वैद्यनाथ जी जब आएंगे तो शायद मेरे ख्याल से हम तीनों के ऊपर ही टिप्पणी वो करेंगे, क्योंकि विषय शायद बचे या ना बचे। तो ये होती है वक्ता की समस्या, होती है कि जो चीज वो सोच करके चलते हैं, पता चला उससे पहले ही पूर्व वक्ता बोल करके चले गए, तो फिर यहां से खड़ा होकर के उसके लिए निर्माण करना पड़ता है। शैलेंद्र जी ने कई सारे प्रश्न यहां छोड़े। उससे पहले मैं अगस्त्य की बात करूं, मैं इस विषय पर भी आऊंगा। मित्रों, हमारी जो ये संस्कृति है, हमारी जो ये परंपरा है, ये ऐसे ही ऋषियों, महर्षियों, क्रांत दृष्टाओं, विभूतियों की संस्कृति है, हम जिसको अपने जीवन में उतारते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्तित्व की व्याख्या नहीं होनी चाहिए। उनकी व्याख्या की अपेक्षा क्या है? अगर आशैशवात, बचपन से अगर हम ऐसे व्यक्तित्व का नित्य प्रति नाम सुनते आ रहे हैं, तो कुछ तो खासियत होगी, कुछ तो विशेषता होगी। क्यों हम नाम सुनते चले आ रहे हैं? निस्संदेह है महर्षि अगस्त्य वैदिक ऋषि हैं। वैदिक ऋषि इसलिए कि वेद के प्रति उनका अवदान है। उन्होंने सूक्तों की रचना की, उन्होंने मंत्रों की रचना की। मित्र प्रसून दत्त जी ने बड़ा अच्छा उन्होंने संकेत भेज दिया कि किस प्रकार ऋषि परंपरा, किस प्रकार मंडल से संबद्ध ऋषियों के नाम लिए जाते हैं। लेकिन जब जब अगस्त्य ऋषि का नाम आएगा, हम आज नाम लेते हैं दशरथ माझी का, कि जिसने पत्थर को तोड़ करके एक मार्ग का निर्माण किया। मैं समझता हूं कि महर्षि अगस्त्य, जिन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रयोगशाला दक्षिण में बनाया, तमिल संस्कृति में, तमिल प्रदेश में जाकर के बनाया। मैं प्रयोगशाला कह रहा हूं, और प्रयोगशाला का अर्थ केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री से जुड़ा नहीं होता। हम अपने मनोमस्तिष्क में भी प्रयोग करते रहते हैं। इफ एंड बट का हम अनुसंधान ढूंढ करते रहते हैं, और तभी वह प्रयोगशाला है। और जिस तरह से क्रिकेट में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऑलराउंडर, कदाचित एकेडमिक्स में इसके लिए ऐसा शब्द प्रयोग नहीं होता। हां, वाचस्पति मिश्र के लिए सर्वप्रथम सर्वशास्त्र विशारद शब्द का प्रयोग हुआ। लेकिन अगर महर्षि अगस्त्य को हम यह उपाधि दें, मैं सर्वशास्त्र विशारद की बात नहीं कर रहा, बल्कि सर्वज्ञान स्वतंत्र की बात कर रहा हूं। वो इंजीनियरिंग जानते हैं, वे लोगों को कैसे विनम्र बनाया जाता है यह जानते हैं, वे ये जानते हैं कि सामाजिक संतुलन कैसे कायम किया जाता है, वे जानते हैं कि किस विषय पर किस चीज का प्रयोग करने से किस फल की प्राप्ति हो सकती है। तो हम ऐसे को क्या कहेंगे? हम में से कुछ होंगे पढ़े लिखे बहुत होंगे, लेकिन उनको गाड़ी चलानी नहीं आती। हम लोगों में से कुछ लोग होंगे जो पढ़ना लिखना भी जानते हैं, गाड़ी चलाना भी जानते हैं, लेकिन कंप्यूटर चलाना नहीं जानते होंगे। हम में से तीनों चीज जानते होंगे तो खाना बनाना नहीं जानते होंगे। लेकिन हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों की प्रतिभा को देखिए। सर ने अगस्त्य संहिता का संकेत दिया। बिजली की बैटरी, जिसे आज हम लोग जान रहे हैं, जो बार बार बैटरी की चर्चा कर रहे हैं, ये ठीक है, एक निश्चित कालखंड में हम उतने प्रयोगवादी नहीं हुए, लेकिन वो सिद्धांत विद्यमान है हमारे में। हम लोग गुरुत्वाकर्षण की बात पढ़ते हैं न्यूटन के माध्यम से, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं होगा इस भारतवर्ष में जो नहीं जानता होगा कि गुरुत्व की सर्वप्रथम अवधारणा हमारे ऋषि कनाद ने वैशेषिक सूत्र में प्रवर्तित किया। हमारी स्थितियां क्या हुई? निरंतर जो बाहरी आक्रमण होता चला गया, और वो आप 3026 से देख रहे हैं कि सेल्यूकस और सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है। आप अगर आए गुप्त पीरियड में तो म्लेच्छों का आक्रमण है बंगाल आदि साइड से। 1191-92 में मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है। 710-12 के करीब में मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है।
उसके बाद आपके बाद 1526 में आकर के बाबर आक्रमण करता है, 1600 ईस्वी में आकर के कोलोनलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। हम अपने स्व के लिए संघर्ष करते रह गए और जो हमारा संचित ज्ञान था हम उनसे उपेक्षित होते चले गए। और यही कारण है कि आज हम मार्क्सवादी ज्ञान के दास बनकर रह गए, लेकिन कौटिल्य अर्थशास्त्र के हम कभी पाठक नहीं बन पाए। ये केवल और केवल ये भारतीय, क्योंकि हम लोग इतने विनम्र होते हैं, गरिमा जी जैसे विनम्र होते हैं कि रात के 12 बजे भी मैसेज का रिप्लाई दे देती है। मैं बहुत कम मैं जानता हूं, क्योंकि हम आप सभी जानते हैं कि रात में मैसेज करना और उसका जवाब आना मैं बहुत सहन करके डर के कहा था। ये विनम्रता और अगर कर्तव्य परायणता है अगर, तो ये केवल भारतीय संस्कृति की है, जो अपनी शास्त्र परंपरा, जो अपनी ऋषि परंपरा से हम जानते हैं। हम अगर अगस्त्य ऋषि के अवदान की पूरी तरह से अगर हम व्याख्या समझें, जो आज का मूल विषय है, अगस्त्य ऋषि का अवदान क्या है? यह अवदान यह नहीं है कि आपने हमें 500 रुपए दे दिए, यह अवदान नहीं है। यह क्षणिक सहायता हो सकती है, लेकिन जो आत्यंतिक उपस्थिति बना करके जो रहे, वस्तुतः वही अवदान है। और तभी भारत भारत है। भा आभा प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, उसमें सदैव लीन रहने वाला यह देश है। और यही कारण है कि मैं भारत को भारत के अलावा किसी और नाम से नहीं जानना चाहता। मेरे लिए इंडिया उतना महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए आर्यावर्त भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना सुंदर कि यह भारत है। क्योंकि इस भारत का जो भा है, उस भा को ले जाने वाले महर्षि अगस्त्य थे, जिन्होंने उस ज्योति को, उस प्रकाश को एक उत्तर और दक्षिण की संस्कृति के प्रतीक के रूप में वहां पर वह प्रकाश उन्होंने फैलाया है। आखिर क्या कारण होता है, आखिर क्या कारण होता है कि हमारे ऋषि मुनि अपने घर में शांत नहीं बैठते? अब किसी भी ऋषि की जीवन यात्रा को देखें, वे अपने पूरे जीवन में यायावर हैं। किसी एक स्थान पर वो टिकते नहीं, गमनागमन करते रहते हैं। महाकवि कालिदास के काव्यों को देख लें, पूरे भारतवर्ष का सजीव चित्रण है। कैसे सजीव चित्रण हो सकता है भाई? मैं गया ही नहीं, आज पहली बार यहां आया, मैं कैसे दिल्ली में बैठ करके मैं केंद्रीय विद्यालय का मैं चित्रण कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आज जब मैं जाऊंगा यहां से, मैंने भी एक आध प्लॉट ले रखा है फेसबुक पे, तो जब मैं वहां पर मैं लिखूंगा तो देखिए इसका मैं कैसा विवरण और चित्रण दूंगा। वस्तुतः जब तक हमारी उपस्थिति वहां नहीं रहेगी, जब तक वहां के कण कण को हम नहीं समझेंगे, जब तक वहां के हम मन को नहीं समझेंगे, तब तक हम उस स्थिति परिस्थिति की व्याख्या नहीं कर सकते। और हमारे ऋषि, हमारे क्रांतद्रष्टा मुनि अनुसंधान करने वाले थे, अनुसंधाता थे, और उन्होंने जीवन के हर तत्व को देखा। बार बार चर्चा आई आचमन के, समुद्र पी जाना को। सत्य है, आज की इस धरा पे खड़े होकर के लोग हंसेंगे ही, कहेंगे कि वो पूरा का पूरा समुद्र पान कर गए। लेकिन छोटी सी बंगाल की खाड़ी में खड़े होकर के जब देखते हैं तो आश्चर्य लगेगा कि कोई व्यक्ति कैसे इतना सारा पानी एक ही बार में पी सकता है। इन्होंने स्पष्ट उसका समाधान भी दिया, ये मंत्र शक्ति है। और वो मंत्र शक्ति हमारी परंपरा में निरंतर पाया जाता है। जिस प्रकार से हनुमान पूरे सागर का उल्लंघन कर जाता है, क्या कर पाएगा? हाँ, साउथ इंडियन हीरो धनुष जरूर लांघ जाएगा, क्योंकि वो बॉलीवुड वर्ल्ड है, वो सिनेमा वर्ल्ड है, वो फैंटेसी वर्ल्ड है। ये सच्चाई है। क्यों सच्चाई है? तो बार बार ऐसी घटनाओं का उल्लेख निरंतर साहित्य में पाया जाना, ये आत्ममुग्धता की स्थिति नहीं है, उस शक्ति का अभिज्ञान है जो हमारे ऋषि मुनि में विद्यमान था। और अगस्त्य मुनि यदि समुद्र आचमन करते हैं, यदि समुद्र पान करते हैं, तो वह केवल प्रतीक नहीं बल्कि हमारे उस मंत्र शक्ति का सम्मान है जो हम भारतीयों के पास था। सर ने इसी के साथ प्रश्न किया कि हम उसको कैसे जीवंत बनाएं, हम कैसे ऐसे ऋषि मुनियों को अपने आप में आरोपित करें, समरोपित करें, लोगों के ऊपर में हम उसका प्रभाव को प्रकट करें। तो मित्रों, हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग सामान्यतया 3 जीवन जीते हैं। एक पारिवारिक जीवन, बीवी और टीवी के साथ,
एक सामाजिक जीवन, सामाजिक कर्तव्य दायित्व होता है, और तीसरा एक नया जीवन हम लोगों ने शुरू किया है जीना, वो है राजनीतिक जीवन। यही राजनीतिक जीवन जो है हमारे अकादमिक, हमारे उस ज्ञान का सबसे बड़ा क्षय कर रहा है, क्योंकि हम इतना अधिक, हर व्यक्ति थोड़ा सा अगर हमें बोध हो जाता है और 10 व्यक्ति से अगर हमारी जान पहचान बढ़ जाती है तो हम सोचने लगते हैं कि कल के मंत्री तो हम ही हैं, कल के प्रधानमंत्री हम ही बनेंगे। भाई समाज सेवा कई तरह से किया जा सकता है, कई प्रकार से किया जा सकता है, और अकादमिक जगत से जब हम उस राजनीति को दूर नहीं करेंगे, जब हम सामाजिक मूल्यों को नहीं पहचानेंगे, जब पारिवारिक एकत्व में हम नहीं रहेंगे, तब तक मुझे नहीं सकता, हो सकता है कि हम अगस्त्य ऋषि के प्रति या शंकराचार्य के प्रति या विवेकानंद के प्रति किसी भी प्रकार की कृतज्ञता ज्ञापित कर पाएंगे। एक और कहानी जुड़ती है, उसे भी अवदान के रूप में ही लिया जाना चाहिए, और वह अवदान जो विंध्याचल पर्वत के साथ जुड़ी हुई कहानी है। पुनः प्रश्न उत्पन्न होता है कि भाई कोई पर्वत को कैसे झुका देगा? भाई पर्वत है, पर्वत पहले तो पर्वत प्रणाम कैसे करेगा, और प्रणाम कर भी लिया तो कह दिया कि भाई झुके रहे हो, तो वो झुका कैसे रहेगा? लेकिन पुनः देखिए कि अगर साहित्य में बार बार, और कोई एक व्यक्ति उसका उल्लेख नहीं करता, कोई 2 व्यक्ति उसका उल्लेख नहीं करता, बल्कि हमारी जितनी भी साहित्यिक परंपरा है अथच भारतीय ज्ञान परंपरा है, हर जगह यह उल्लेख प्राप्त होता है। और कवि लोग कभी भी कल्पनाओं में नहीं जीते, वे जब तक यथार्थ जगत को नहीं देखते, भले ही उस यथार्थ जगत की उपस्थिति के लिए सुंदर सुंदर चिकनी चुपड़ी भाषा का वो प्रयोग करें, लेकिन जीवन की सच्चाई के प्रति कभी वो अन्याय नहीं करेंगे। रघुवंशम के 6ठे सर्ग के 61वें पद्य में 6.61 रघुवंशम, जो संस्कृत के छात्र होंगे, हमारे शिक्षक लोग तो सारे जान ही रहे, वो जाकर के देखेंगे कि वेरी सेम स्टोरी इज बीइंग टोल्ड बाय महाकवि कालिदास देयर। और पहला शब्द है विंध्य, उसका विंध्यस्य, और दूसरा आखिरी शब्द है अगस्त्य। और वही कहानी है जो कहानी मैं हिंदी में कह रहा हूं कि वो कहते हैं। अब रही बात झुकने झुकाने की बात, क्या हम इसे एक क्षण के लिए यदि प्रतीक ही मान लें, तो क्या ये उस सत्य को नहीं कहता कि भारत और उत्तर और दक्षिण के बीच जो सेतु है, उत्तर और दक्षिण के बीच जो गमनागमन का मार्ग है, उसका निर्माण महर्षि अगस्त्य ने किया। कई लोगों ने यात्रा की होगी, उन्होंने उस वैदिक संस्कृति अथवा उस भारतीय संस्कृति की समग्रता को उस तमिल संस्कृति में पिरो